ऐसे भी घराने हैं, हमारे सर्वेज में आया है, जो रोटी और पानी पे गुजारा करते हैं। बहैसियत कौम हमें ऐसा ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि कर्जों पे जिंदा नहीं रह सकते। 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, टैक्स बेस हमारा नहीं है। 60% ऑफ कराची हाउसिंग इज कच्ची आबादी। आप कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारे वर्ल्ड बैंक से भी आते रहे हैं, बट लाइक दे कुडंट फिक्स एनीथिंग। ऐसा क्यों होता है? वो जिस इदारे से आते हैं उस इदारे का एजेंडा पूरा करते हैं ना, मुल्क का एजेंडा तो नहीं करते। सारी चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत थी कि हम ये ग्वादर और में चाइना के साथ जो हम डील करेंगे, इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, ईरान के साथ रिलेशन में क्या होगा, इंडिया के साथ क्या होगा। नन ऑफ इट हैज़ बीन डन, और ये मैं बड़ी अथॉरिटिवली कह रहा हूँ कि नन ऑफ इट हैज़ बीन डन। नादरा इज अनदर वेरी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। थैंक्स टू जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश का क्या ताल्लुक है इससे? नथिंग टू डू विद द अमेरिकन। हम तालिबान को पैसे देते रहे लड़ने के लिए, लेकिन मईशत को नहीं बनाया, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव ही नहीं था मईशत को बनाना। और मैं वसूख से कहता हूँ कि तालिबान को पैसे देते रहे, वो कहते थे कि हमें तो पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के निहायत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, और मौके की मुनासबत से, खैर मौका तो हर वक्त ही होता है क्योंकि इकोनॉमी हमारी हर वक्त प्लंज ही कर रही होती है। डॉक्टर कैसर बंगाली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। 40 साल का उनका वसी तजुर्बा है रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग में। उनसे हमने डिस्कशन की पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, कि हमारे एग्रीकल्चर के क्या मसले हैं, हमारे पावर सेक्टर के क्या मसले मसाइल हैं, एक्सपेंडिचर्स के हमारे क्या मसले मसाइल हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, नेबर से ताल्लुकात किस तरह होने चाहिए, और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात की। आइए चल के डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। आपकी you. काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सो इट्स एन ऑनर कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में फंडामेंटली क्या गलतियाँ हैं, क्या कोताहियाँ हैं, क्या मसले हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के साथ? दो बुनियादी मसले हैं जिसकी वजह से सारे और मसाइल पैदा होते हैं। दो खसारे हैं, एक अखराजात और आमदनी का खसारा है हुकूमत का, रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर, और एक बैनुल-अक़वामी तिजारत का खसारा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हम हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे 200 रुपये से ज़्यादा अखराजात करते हैं, और हर $100 के एक्सपोर्ट पे 200 से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। जब ये इतने बड़े खसारे हो और 20 साल से ज़्यादा तक ऐसा चलता रहे, और हम इस खसारे को कर्ज़ों से पूरा करते रहे, तो अब इस मोड़ पे आ गए हैं कि अब हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं सिर्फ पुराने कर्ज़े वापस करने के लिए। अच्छा, अभी आपने कहा 20 साल, तो उससे पहले क्या चल रहा था? हमेशा खसारे में रहे हैं, लेकिन खसारे मैनेजेबल थे। एक्सपोर्ट, हम हर $100 के एक्सपोर्ट पे 120 से $130 की इंपोर्ट होती थी, यानी 20 से 30% खसारा होता था। कुछ रेमिटेंस से कवर हो जाता था, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कवर हो जाता था, और जो थोड़ा बचता था हम कर्ज़ा ले लेते थे। 20% खसारा 120% खसारा बन गया। वो ना तो रेमिटेंस से कवर हो रहा है, ना FDI से कवर हो रहा है, वो सारा कर्ज़ों से कवर हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इस साइकिल को आप कैसे ब्रेक कर पाएंगे अगर फौरी तौर पे कुछ करना है? अखराजात कम करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मईशत बिल्कुल स्टैगनेंट है, जितनी आप टैक्स बढ़ाएंगे उतना मईशत सुखड़ती चली जाएगी। हमने पिछले देखा है 10-12 साल में, जैसे जैसे इन्होंने GST का रेट बढ़ाया है, कारखाने बंद हो गए, तो जो थोड़ा बहुत टैक्स देते थे वो ज़ीरो पे चले गए। तो इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे हमें। जो सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है हमारा ऑयल का है, हमें बिजली मुकम्मल बंद करना पड़ेगा इंपोर्टेड ऑयल फ्यूल से प्रोड्यूस करने का। हमें जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, जो हम ज़्यादातर ट्रकों से करते हैं, और ये सिलसिला ट्रक वर्सेस रेल का जो ट्रक की तरफ झुकाव है, वो 1970 की दहाई के आखिर से शुरू हुआ, और जो ट्रक्स हैं वो रेल के मुकाबले में कुछ 30% ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करता है। तो अगर हम वापस रेल की तरफ चले जाए तो वहाँ ईंधन की बचत होगी। तो हम इस वक्त अपनी टोटल इंपोर्ट्स का 1/4 तकरीबन जो बिल है इंपोर्ट का, वो ऑयल का है। इसको हम कम करेंगे तो अच्छा खासा कमी होगी। जब इंपोर्ट्स कम करेंगे तो डॉलर की डिमांड कम होगी, खसारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा कम होगा,
और जिस रेट से डॉलर महंगा होता चला जा रहा है वो कम होगा। सही। बट डू यू थिंक कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगा? करना पड़ेगा। जिस घर में आमदनी नहीं होती है फिर वो 2 वक्त की 3 वक्त के बजाय 1 वक्त का खाना खाते हैं। हम्म, ऐसे भी घराने हैं, हमारे सर्वेज़ में आया है, जो रोटी और पानी पे गुजारा करते हैं। ऐसे भी हैं जो सिर्फ चाय पे गुजारा करते हैं। उनसे जब पूछा गया कि ये क्यों करते हैं, उसने कहा चाय से भूख मर जाती है, खाने के पैसे बच जाते हैं। हम्म, तो हमारे यहाँ ऐसी फैमिलीज़ हैं और लाखों में है जो इस तरह गुजारा करते हैं। बहैसियत कौम हमें ऐसा ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज़ों पे ज़िंदा नहीं रह सकते। ये जो आपने चाय वाली बात की, इसमें अक्सर कहा जाता है कि जी हम इतनी चाय इंपोर्ट करते हैं और शुगर वैसे भी बुरी है वगैरह वगैरह, तो उसमें बड़ी लान तान की जाती है। बट हमारे एक वो अच्छे दोस्त हैं, वो भी इकोनॉमिक्स के ऊपर काफ़ी नज़रसानी रखते हैं, तो उन्होंने ये बात समझाई थी कि जो गरीब आदमी है वो अपना शुगर कंटेंट के ज़रिए जो है अपना बॉडी का शुगर बैलेंस रखता है। जैसे आपने बात की कि भूख बचाने के लिए चाय पे जाता है, वो इसको एज अ लग्जरी आइटम नहीं लेता। अच्छा, ये बड़ा अच्छा। आपने आदतों की बात कही, तो जैसे आपने कहा कि जिस घर में आमदनी नहीं हो वहाँ पे पेट काट के चलना पड़ता है, बट ये शुरू बड़ों से ही होता है। बड़े ही ये मिसाल पैदा करते हैं, तब जाके नीचे बच्चे भी देखते हैं कि हाँ मेरा माँ बाप जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, आधी रोटी खा रहे हैं, तो थोड़ा मैं भी हाथ पैर मारूं और कम करूं। बट हमें ये ऊपर से तो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही है। नज़र नहीं आता। आप जिन इलाकों में 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ उस इलाके में ऐसा लगता है कि कोई बहरान है ही नहीं मुल्क का। जो पेट्रोल की मैंने बात की, हमें पेट्रोल की राशनिंग करनी चाहिए। मैंने हिसाब लगाया है 150 लीटर पर मंथ हर गाड़ी को दें। चाहे वो 1 दिन में ख़र्च करें, 30 दिन में ख़र्च करें, लेकिन 150 लीटर हर गाड़ी को मिले। नहीं तो होगा इससे ये कि बहुत सारे लोग कारपूल करेंगे। हम्म, मतलब हम जानते हैं कि 2 पड़ोस में रहते हैं, बच्चे हैं, दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में उसी स्कूल में जाते हैं, हम्म, जबकि कारपूल हो सकता है, दफ्तर में हो सकता है। जब प्रेशर पड़ेगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहतर होगी। हम्म, देखिए ना, हमारे यहाँ कई प्राइवेट इनिशिएटिव्स ट्रांसपोर्ट के आए हैं जो बंद हो गए बाद में। एक एक बस भी चली थी प्राइवेट, राइट। जो आपको ग्रीन बस, ग्रीन बस नहीं था, कुछ और नाम था। मेट्रो। नहीं, मेट्रो तो गवर्नमेंट की है, ये ओके, प्राइवेट थी। 16 सीटर चलती थी। ओके। वो भी आपको जैसे ये टैक्सी सर्विस है, अच्छा, एयरलिफ्ट की बात तो नहीं कर एयरलिफ्ट रहे? की बात एयरलिफ्ट, कर रहा राइट, हूँ। राइट। लेकिन वो बंद हो गई चूँकि इतनी डिमांड नहीं थी। लेकिन जब लोगों के पास गाड़ी नहीं होगी, लोग मजबूर होंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करें, हम्म, तो उसकी डिमांड होगी तो ऐसी चीज़ें फिर चलेगी। सो आई थिंक ये तो हो नहीं सकता कि हम गाड़ियाँ में इस तरह घूमें जैसे कि कोई बहरान ही नहीं है। आप देखें सड़क पे हर रोज़ नई गाड़ी आपको नज़र आती है। और अब तो लोगों के पास गाड़ी नहीं होती। जो बड़े घराने हैं, पैसे वाले हैं, वो ट्रक रखते हैं, हाँ, वीगो और इस किस्म की चीज़ें। राइट। हम जब बड़े होते थे तो किसी के पास वो 800 सीसी की गाड़ी होती थी, तो वो हम समझते थे देखो यार कितना पैसे वाला आदमी है, गाड़ी है इसके पास, और वो 800 सीसी की गाड़ी होती थी। तो ये हमें बदलना पड़ेगा। अच्छा, आपने गाड़ियों की बात की, पेट्रोल की कंजप्शन की बात की। सिर्फ हमारे ऑफिस में ही एक टाइम था 28 बाइक्स आती थी और मुख्तलिफ इलाकों से आती थी। और मैं भी यही चीज़ सोचता था कि यार ये मलीर से आ रहे हैं लड़के, स्कीम 33 से आ रहे हैं, नॉर्थ कराची से आ रहे हैं, ये इतनी कंजम्पशन रोज़ कर रहे हैं। मगर फिर उनका पॉइंट भी ये है कि भाई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। ये चीज़ें अगर 20 साल पहले इन्विजन की जाती कि एक पॉइंट आएगा कराची चौक होने लगेगा, आबादी बढ़ जाएगी, इस पे प्रेशर बहुत होगा, तो हम ग्रीन लाइन, बस लाइन, इस तरह की चीज़ों का अगर एहतमाम किया जाता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ख़ास तौर पे, तो हम इस पे बहुत चीज़ें कर सकते थे। बट हम देखते हैं कि इस पे कोई काम नहीं, और अब जाके वो सोच रहे हैं कि अच्छा जी हम चले, ये भी गनीमत है कि अब हो रहा है। और ग्रीन लाइन भी है, रेड लाइन भी है, इन्होंने इनको कनेक्ट भी किया है, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। बगैर कनेक्ट किए इसकी एफिशिएंसी ना होती। हम्म, तो इसमें और भी चीज़ें हैं। ये जब डिज़ाइन हो रहा था तो मेरा इंटरव्यू लिया गया था इसको प्रिपेयर करने के लिए। उस वक्त मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ आप स्टॉप्स बना रहे हैं वहाँ 7 पार्किंग लॉट भी होने चाहिए। राइट।
इसलिए कि मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है, मैं चल के तो आ नहीं सकता। राइट। और इतना शॉर्ट डिस्टेंस पे रिक्शे पे अगर आया, टैक्सी पे आया, तो टैक्सी तो खैर है ही नहीं कराची में, रिक्शे पे अगर आया तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली होगा कि यू माइट एज वेल टेक योर कार। माइट एज वेल टेक योर कार। तो वो उन्होंने नहीं किया है। पार्किंग लॉट्स नहीं है। जहाँ जहाँ मैं बाहर मुल्क में गया हूँ, इंडिया में भी, बॉम्बे में भी, जहाँ जहाँ बस और ट्रेन के स्टेशंस हैं वहाँ पार्किंग लॉट है। लोग अपनी गाड़ी लाते हैं, मोटरसाइकिल लाते हैं, वहाँ पार्क करते हैं, फिर ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं। इंग्लैंड ले लें और कहीं ले लें, हांगकांग ले लें, ये सारी जगहें जो है यहाँ यही निज़ाम है कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मेन स्टेशन होते हैं वहाँ पार्किंग लॉट भी होता है। हमने नहीं बनाए। मैंने ये चीज़ दुबई में नोटिस की है, इंग्लैंड में नोटिस की, और ये मैंने ट्रेंड नोटिस किया है। सुबह के टाइम वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारी आती हैं और वो फिर वहाँ गाड़ियाँ लगा के एंड देन दे गो फर्दर टू देयर वर्क प्लेसेस एंड देन सेव ऑन द फ्यूल, सेव ऑन द कंजेशन चार्जेस। अच्छा, हमारे यहाँ किसी किस्म की टैक्सेशन भी नहीं। मतलब मैं एक ज़माने में मैंने बाइक ख़रीदी, 2004-5 की बात है। तो बाइक जब ख़रीदी मैंने, इसका टैक्स भी होगा? उन्होंने बोला जी हाँ 1500 रुपये। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला फिर अगले साल कितना होगा? तो उन्होंने कहा ये ज़िंदगी भर का टैक्स है। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैं बोला बस मेरी जान छूट गई। तो ये तो गवर्नमेंट लूज़ आउट कर रही है अपने ऊपर। और फिर हमारे यहाँ ना कोई कंजेशन चार्जेस हैं किसी किस्म के, ना ही हम टोल देखते हैं। आज इनफैक्ट मैं सुबह तस्वीर देख रहा था लियारी एक्सप्रेस वे की, और वो इतना इनएफिशिएंट है। हालांकि इट्स अ ग्रेट रोड, लेकिन ये कि वहाँ पे एक भाई होते हैं, वो पैसे लेके बैठे होते हैं, आप उनको 100 देते हैं, उन्होंने 70 के बनाए हुए होते हैं ताकि टाइम ना लगे। और फिर दूसरे भाई हाथ से डंडा लेके यूं यूं कर रहे होते हैं। तो उस डंडा ऊपर नीचे करने में वहाँ इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि लोग रोज़ाना मुझे तस्वीर उसकी भेज रहे होते हैं। जबकि हम लाहौर में देखते हैं कि उन्होंने टोल बना दिए इस तरह के। तो हम इतना लैक क्यों कर रहे हैं इन चीज़ों में जब सोल्यूशंस आर आउट देयर? मेरा ख्याल है सिंध में ये जो एक मॉडर्न इकॉनमी की जो एक रिक्वायरमेंट्स है उसकी नहीं है अंडरस्टैंडिंग, जो लाहौर में और इस्लामाबाद में है। तो इनको रेप्लिकेट करने में क्या दुश्वारी है? या अंडरस्टैंडिंग होना पहले ज़रूरी है ना। अंडरस्टैंडिंग हो तो रेप्लिकेट भी कर लेंगे। जाके आई एम श्योर ये लोग जाते भी होंगे उन शहरों में। मैं तो ये सोचता हूँ हमारे जो इतनी ब्यूरोक्रेसी है, जो फॉर एग्जांपल सिविल एविएशन का इदारा है, वो लोग दुनिया में ट्रैवल तो करते ही होंगे, उन्होंने ट्रॉलीज भी देखी होंगी किस तरह लगी। जैसे मैं अपनी ट्रॉली लेके पार्किंग तक आया और मैं ढूंढता ही रहा कि ट्रॉली का स्टैंड कहाँ है, क्योंकि दुनिया भर में स्टैंड होता है, आप सड़क पे छोड़ के नहीं जाते। वो हैज़र्ड होता है, हवा से वो गाड़ी डैमेज कर सकती है, बच्चे को हर्ट कर सकती है। तो मैं वहाँ यही सोच रहा था कि यार ये आई एम श्योर ये लोग भी दुनिया भर में जाते होंगे, तो कितना मुश्किल है उसको देख के कि हाँ यार ये चीज़ मैंने रेप्लिकेट करनी है। नहीं, देखिए ना, कंज्यूमर फ्रेंडली चीज़ें बनाना तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। आप बाहर देखें, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी कोई सिस्टम होता है, सीढ़ियाँ हैं, ट्रैम बने हुए हैं, और यहाँ तक के मेजर करते हैं कि अगर साइड वॉक की हाइट कितनी होनी चाहिए, एन एल्डरली पर्सन कैन दे मैनेज एंड ऑल दैट। हम तो बहुत पीछे, यहाँ तो बेसिक रोटी का मसला है। अभी ये चीज़ें हम कहाँ देखेंगे। राइट। रोटी की बात करते हैं, अभी वीट क्राइसिस बहुत चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर चंद साल के बाद एक वीट क्राइसिस आता है। मेरी अपनी मेमोरी में 96 या 97 में एक वीट क्राइसिस आया था, फिर 2008 में आया, अगेन इट केम। बीच में एक और भी क्राइसिस आया था, ये 2018 के बाद भी एक क्राइसिस। तो ये शायद चौथा क्राइसिस है सिंस 97। जो पहले दो क्राइसिस थे वो तो दोनों दफ़ा केयरटेकर गवर्नमेंट ज़िम्मेदार थी, चूँकि केयरटेकर गवर्नमेंट के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं या इंचार्ज होते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं बाहर से। तो उनका एजेंडा सिर्फ ये होता है कि हमारी टेन्योर जब ख़त्म हो तो हम बैंक बैलेंस अच्छा छोड़ के जाएं पहले के मुकाबले में। सही। तो वो एलसी कम से कम खोलते हैं ताकि डॉलर बचाए रखें। गंदम का ये है कि हमारी जो हमारा अपना गंदम जब हार्वेस्ट होकर मार्केट में आता है डेट्स अबाउट अप्रैल, और हमारा अपना गंदम जो है वो दिसंबर तक चलता है। फिर हमें इम्पोर्टेड गंदम पे इन्हिसार करना होता है नॉर्मली। कभी ज़्यादा कभी कम होता है लेकिन नॉर्मली है।
तो जहाज़ जो है इम्पोर्टेड वीट का वो जनवरी में डॉक हो जाना चाहिए कराची में। डॉक करने के लिए एलसी नवंबर में खोलना ज़रूरी है। सही। अगर आप एलसी नवंबर में नहीं खोलेंगे जहाज़ नहीं आएगा जनवरी में। ये दोनों दफ़ा ये हुआ, 97 98 का भी यही है और 2008 का भी यही है। वक्त पे इन्होंने खोला नहीं। 98 में तो ये भी था कि इन्होंने जब 2007-8 में सोइंग करनी थी, बो करनी थी, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस में इजाफा नहीं किया, तो एकरेज कम लगी वीट की, तो हार्वेस्टिंग भी कम हुई। तो जब गंदम नहीं था तो क्राइसिस था। 2018 के बाद इन्होंने ये किया कि ये तो बिल्कुल डिलिबरेट था, जो आज भी हमें कुछ डिलिबरेट लग रहा है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन कि इस वक्त क्राइसिस क्यों है, लेकिन 18 का तो ये है कि पहले इन्होंने असेस किया कि जी हमारे पास सरप्लस है वीट की, तो वीट की हार्वेस्टिंग से पहले हमने एक्सपोर्ट कर दिया अपना जो पुराना स्टॉक था। बाद में कहा नहीं जी सर शॉर्टेज है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ा। अच्छा, जब इमरजेंसी में आप इंपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा कीमती होता है, चूँकि एक जहाज़ कहीं और मुल्क जा रहा है, उसको आप डाइवर्ट करवाते हैं, उस मुल्क से ख़रीदते हैं, तो ज़्यादा पैसे देंगे तभी तो वो आएगा ना। 2008 में यही हुआ, 3 जहाज़ हमने डाइवर्ट करवाया एक्स्ट्रा पैसे देके। तो हो सकता है इस दफ़ा भी यही हो। इस दफ़ा मैंने स्टडी नहीं किया कि इस दफ़ा की क्राइसिस के रूट्स क्या हैं, लेकिन ये है कि आपने ये समझ के शॉर्टेज होगी इंपोर्ट कर दिया। अब इंपोर्ट कर दिया तो आप कह रहे जी हम यहाँ की गंदम ख़रीदेंगे नहीं काश्तकार से। चलो ना ख़रीदे, काश्तकार मारा जाएगा, लेकिन जब तक गंदम काट के क्लियर नहीं करेंगे आप कॉटन की सोइंग नहीं कर सकते। कॉटन की सोइंग नहीं करेंगे, अगले साल कॉटन नहीं होगा, आपको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा, वरना टेक्सटाइल मिल आपकी बंद हो जाएगी। तो ये तो अगर सबसे बिनाइन उनको आर्ग्यूमेंट दे तो मिसमैनेजमेंट है, वरना चोरी है। और ये हम हर साल देखते हैं, शुगर के साथ भी हम देखते हैं कि पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो तो शुगर का तो एक हर साल का क्राइसिस है, परमानेंट क्राइसिस है। शुगर में ये है कि 2 दफ़ा हुकूमत सब्सिडी देती है। पहले प्रोक्योरमेंट प्राइस ज़्यादा कर देती है, तो एकरेज ज़्यादा लगता है। मैं एक फार्मर हूँ, मुझे शुगर केन में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, गारंटीड है हुकूमत ख़रीदेगी, तो मैं और चीज़ें नहीं लगाता, शुगर केन लगा देता हूँ। हर 2 साल के बाद जो मिल वाले हैं वो कहते हैं जी पिछले साल का शुगर हमारे गोदाम में है, तो इस साल हम शुगर केन नहीं ख़रीदेंगे क्योंकि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। फार्मर कहते हैं नहीं ख़रीदेंगे तो ज़ाया हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, क्राइसिस है, शोर मचाते हैं, गवर्नमेंट एक मीटिंग कॉल करती है। मिल वाले कहते हैं चले ठीक है हम अपना शुगर एक्सपोर्ट कर देते हैं, गोदाम खाली हो जाएंगे तो हम ख़रीद लेंगे। एक्सपोर्ट हम इसलिए नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल प्राइस कम है, हमारी ज़्यादा है, तो आप सब्सिडी दें। तो हुकूमत अपनी जेब से मिल वालों को पैसे देती है। तो ये तो बहुत बड़ा रैकेट है। वाह। और वो ईयर आफ्टर ईयर ये रैकेट चल रहा है, और ये सारा बजटरी खसारे का हिस्सा बन गया है। एंड डोंट यू थिंक इट्स आयरॉनिक कि हमारे बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो असेंबलियों में हैं, कोइंसिडेंटली उनकी शुगर मिल्स भी हैं, एंड दे राइट द इंसिडेंट नहीं है ये। तो दे राइट द रूल्स एंड देन दे कोइंसिडेंट नहीं। मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले है, आई थिंक समवेयर इन मिड 80s की बात है, नया नया करियर शुरू किया था, तो एक टैरिफ कमीशन होता था जो बेसिकली ये शुगर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन शायद होता था, वो शुगर केन की प्राइस फिक्स करनी थी। तो उसमें जाना था, तो हमारे डायरेक्टर नहीं गए, मुझे भेज दिया उन्होंने। तो वहाँ तो हम बड़ी क्लियर था कि ये जो आप प्रोक्योरमेंट प्राइस फिक्स कर रहे हैं इट्स वे अबव कॉस्टिंग। हमने सारी कॉस्टिंग की हुई थी कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो बहुत ज़्यादा है कॉस्ट से ज़्यादा। तो हमने ज़ाहिर है बाकायदा नंबर्स के साथ पेश किया कि जी ये इसकी इससे ज़्यादा कॉस्ट, इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए। तो जो चेयरमैन थे उसने समाओ मौके का फ़ायदा उठा के कहा कि अच्छा ज़रा नमाज़ का वक्त हो गया है तो हम ब्रेक लेते हैं। वो ब्रेक के बाद दोबारा कोई नहीं आया, और वो उन्होंने जो उनको नोटिफाई करना था प्राइस, वो नोटिफाई कर दिया। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि अक्सर हम देखते हैं कि काश्तकार
अपना गन्ना लेके फैक्ट्रियों के बाहर 2-2 3-3 दिन खड़े रहते हैं कि भाई वो फैक्ट्री वाले गेट नहीं खोल रहे। इसके पीछे कहते हैं साइंस ये है कि जो गन्ना जो फ्रेश कट के आता है उसके अंदर पानी वो रसीला होता है तो उसका वेट ज़्यादा होता है। तो जब वो 2-3 दिन सड़क पे खड़ा रहता है, उस पे धूप पड़ती है तो वो उसके अंदर से जूस निकलता है, तो वो उसका वेट कम हो जाता है। तो उनको उस तरह भी मतलब एक तरफ गवर्नमेंट ये से मुझे नहीं सब्सिडी। पता, ये टेक्निकल इश्यूज हैं, आई हैव नॉट गॉट इनटू इट, आई डोंट नो दैट। लेकिन जो इसकी जो प्राइसिंग है वो तो रिग्ड है, शुगर केन के लेवल पे भी रिग्ड है और शुगर के लेवल पे भी रिग्ड है। और शुगर मिल ओनर्स को हर 2 साल 3 साल के बाद एक अच्छा खासा लिफाफा मिलता है हुकूमत से, माशाल्लाह। जो बोनस है। वाह, सही। अच्छा, और जब आप शुगर को इतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करेंगे, तो फिर हर हारी चाहेगा कि मैं शुगर ही लगाता यही हूँ। होता है ना, सो फिर हमें ये नुकसान नहीं है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है यही है। एग्रीकल्चर का? शुगर का जो कंपीटिंग क्रॉप है वो कॉटन है। हम कॉटन कम लगाते हैं और ये एक मुल्क है जो बेसिकली भी आ टेक्सटाइल इकोनॉमी, और हम अपने टेक्सटाइल मिल को फीड करने के लिए कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और शुगर मैंने सुना है कि वो साल में आप मतलब उसके सीज़न ज़्यादा होते हैं, लाइक देयर इज़ नहीं, मल्टीपल एक लेयर्स सीज़न टू इट। होता है। एक सीज़न हाँ, होता है। एक चलो, सीज़न मस्ट होता बी है, हाँ। रॉन्ग। अच्छा, इसको आप किस तरह देखते हैं कि अ, हम जैसे कि मैं एक इकोनॉमिस्ट आए थे, अम्मार हबीब, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि जो आपने अगर दाल फ्राई खानी है पाकिस्तान में, तो कनाडा से इंपोर्ट की हुई दाल फ्राई ज़्यादा सस्ती पड़ती है बनिस्बत जो हमारे अपने मुल्क की वो हो। तो हमने किताबों में तो पढ़ा था हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, बट अब हम जिस तरह रियलिटी में आ रहे हैं कि हम कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वेयर डू यू थिंक वी हैव गॉन रॉन्ग? नहीं, ये तो गलत है कि दाल हम कनाडा से ज़्यादा महंगी प्रोड्यूस करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। लेकिन ये है कि एज अ फार्मर वाई विल एनी वन ग्रो दाल अगर उसको राइस और शुगर केन से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। हम्म। तो हम 90% दाल इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हम दाल ग्रो नहीं करते। हम्म। लेकिन अगर हमने एक इकॉनमी को मैनेज करना है तो वी शुड प्रोड्यूस ऑल आर दाल। हम्म। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दाल के लिए मौजू है, जैकोबाद हैं वो इलाका, और राजनपुर का कुछ इलाका है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स मखसूस हो जाने चाहिए कि आप सिर्फ दाल ग्रो कर सकते हैं और कुछ नहीं ग्रो कर सकते, हम्म। ताकि हमें दाल इंपोर्ट ना करनी पड़े। हम्म। अच्छा, जब आपको महंगी चीज़ वो नहीं बना सकते, सस्ती बनानी है, तो सब्सिडाइज़ करना पड़ेगा। वो सब्सिडी का पूरा निज़ाम बना ले कि दाल आप ग्रो करेंगे, पैसे चावल के मिलेंगे। ये बन सकता है, ठीक है ना, सही। ये निज़ाम बन सकता है। दाल, गंदम, कुकिंग ऑयल, प्याज, ये इस इंपोर्ट पे इन्हिसार होना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर इंपोर्ट पे इन्हिसार है तो जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा ये चीज़ें महंगी होती चली जाएगी, फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। जब आपकी बेसिक फूड आइटम्स हम डॉलर से डीलिंक कर दें, ये हम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, हम अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फूड इन्फ्लेशन कम होगा, विच इज़ व्हाट द पुअर वांट। गरीबों को इसका फ़र्क नहीं है कि जी गाड़ी कितनी महंगी हो गई, गरीबों को इससे है कि रोटी कितनी महंगी हुई, करेक्ट। दाल कितना महंगा हुआ, प्याज कितना महंगा हुआ, ये उनका मसला है। करेक्ट। अच्छा, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो हम अपने लैंडलॉर्ड्स को टैक्स नहीं कर पाए आज तक, लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। डू यू थिंक कि अगर हम ये चीज़ करने में कामयाब हो जाएं तो हमारा एक बहुत बड़ा टैक्स नेट जो है, मतलब जो हमें बर्डन है हमारे टैक्स पे, वो कम हो सकता है? जी, कुछ 15 साल पहले तक मैं भी यही सोचता था, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि ज़रा डेटा को देखते हैं। सो व्हेन आई पुट टुगेदर डेटा, बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दौलत नज़र आती है, क्योंकि हमारे दौलतमंद दौलत दिखाना चाहते हैं। और मुल्कों में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। लेकिन जो तादाद है अमीर लोगों की, बहुत अमीर लोगों की, वो बहुत कम है। जो बड़े ज़मींदार हैं वो बहुत कम है। इनकम टैक्स का जो रूल है वो ये कि एक थ्रेशोल्ड के नीचे अगर आपकी आमदनी, आप वैसे ही एग्जेम्प्ट है। 80% जो काश्तकार है वो छोटे ज़मींदार हैं, 25, 30, 20 एकड़ के कम वाले हैं, 5 एकड़ वाले भी है, 2-3 एकड़ वाले भी ज़मींदार हैं। वो तो वैसे भी इनकम टैक्स में नहीं आएंगे। तो जो आपके बड़े ज़मींदार आएंगे उनको आप 100% जितना भी टैक्स उनको लगा सकते हैं लगा दें, रेवेन्यू ज़्यादा नहीं होगा।
देखिए रेवेन्यू इज़ अमाउंट टाइम्स नंबर. 100 लोग हैं, हर शख्स 100 रुपया देता है, 10,000 रुपया रेवेन्यू हो गया. तो नंबर बहुत कम है. तो ये जो एक मंत्रा है जो IMF, वर्ल्ड बैंक, बाकी हमारे मुल्क के हमारे अपने लोग भी उन्हीं की ज़बान लेके बोलना शुरू कर देते हैं. यहाँ हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो भी पिछले भी आए, अभी भी आए, सब कहते हैं जी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन नहीं होता, हमें टैक्स नहीं देते, हमने रिटेल पे भी टैक्स लगाना है, हमने इनको भी टैक्स लगाना है, हमने गरीबों को भी टैक्स लगाना है, फ़कीरों को भी लगाना है. टैक्स का पोटेंशियल नहीं है इस मुल्क में. ये बुनियादी तौर पे अमीर मुल्क नहीं है. एक तबका है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके इंडिविजुअली उनके पास इतनी दौलत है कि वो किसी भी दुनिया में अमीर से अमीर मुल्क के ख़ानदानों के साथ कम्पीट कर सकते हैं. लेकिन वो चंद पूरे मुल्क में 1 लाख होंगे, 1 लाख से ज़्यादा फैमिली नहीं होगी ऐसी. 200 मिलियन की पॉपुलेशन है. टैक्स बेस हमारा नहीं है. कहते हैं जी प्रोविंसेस टैक्स नहीं लगाते, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाते. 60% ऑफ कराची इज़ हाउसिंग इज़ कच्ची आबादी. आप कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे? 80% प्लस ऑफ हाउसिंग इन हैदराबाद इज़ सो लो क्वालिटी दैट उस पर आप प्रॉपर्टी टैक्स आपको मिलेगा कुछ नहीं. और हैदराबाद के बाहर कोई शहर ऐसा नहीं है सिंध का जिसमें आप 15-20 घर के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं. तो टैक्स बेस नहीं है. ये मफरूज़े हमने बनाए हुए हैं और हर शख्स इसको रिपीट करता है. मीडिया पे भी रिपीट होता चला जाता है. पॉलिटिशियंस जो बेसिकली जिनकी ऑक्सीजन आती है जहाँ से, उनकी ज़बान बोलने पे वो मजबूर हो जाते हैं. तो बेसिकली टैक्स का पोटेंशियल नहीं है. हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस का हल टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पे नहीं है, एक्सपेंडिचर कम करने पे है. एक्सपेंडिचर कम एंड ग्रोथ बढ़ाने में. बेसिकली ग्रोथ तो उस वक्त बढ़ेगी, देखें जब इंडस्ट्री चलेगी, कारोबार चलेगा. जब आपने टैक्स का बर्डन इतना डाल दिया, 18% GST और 22% इंटरेस्ट रेट पे, तो कोई बिज़नेस काम कर ही नहीं सकता. मैं ऐसे इंडस्ट्रीज़ को जानता हूँ जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी है. वही प्रोडक्ट चाइना से बनवा के मंगवाते हैं अपना ब्रांड लगा के. क्योंकि फैक्ट्री बंद कर दी उन्होंने, मज़दूरों को फारिग कर दिया. और वो कहते हैं कि कॉस्ट भी ज़्यादा है, देन गैस की शॉर्टेज, लोड शेडिंग भी है. ये सारे मसले हैं. लेकिन दो बुनियादी मसले तो ये है कि आपने 18% GST लगा दिया, 22% इंटरेस्ट रेट है. तो जस्ट इस रेट पे कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता. आई थिंक देयर वाज सम मीटिंग जहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी ने कहा था कि अगर आप GST को एक सर्टन परसेंटेज नीचे कर दें, 1-2 साल के लिए ही कर दें, तो हम एक सर्टन ग्रोथ. 1-2 साल के लिए तो हो नहीं सकता, बिकॉज इंडस्ट्री जब कोई भी बिज़नेस इन्वेस्ट करता है, आपने भी जब इन्वेस्ट किया है, तो ये तो नहीं है कि आपका जो कॉस्ट है 2 साल में रिकवर हो जाएगा. आपका एक लॉन्ग टर्म पे बैक पीरियड काफ़ी लंबा होता है, तो आपको तो अगर हम कम से कम 30 साल की प्लानिंग होनी चाहिए, कम से कम, तब जाके कोई स्टेबल इकॉनमी आप डेवलप कर सकते हैं. ये जो 6-6 महीने की प्लानिंग होती है ना, कि 6 महीने गुजार लो या साल गुजार लो, हर फाइनेंस मिनिस्टर समझता है कि मेरा साल अच्छा गुजर जाए, आगे देखा जाएगा. तो ये ऐसे तो मईशत नहीं चल सकती. वी बीन सो लकी एज अ कंट्री कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारे वर्ल्ड बैंक से भी आते रहे हैं, बट लाइक दे कुडंट फिक्स एनीथिंग. ऐसा क्यों होता है? क्या है वो किसी और एजेंडे से आते हैं? वो जिस इदारे से आते हैं उस इदारे का एजेंडा पूरा करते हैं ना, मुल्क का एजेंडा तो नहीं करते. So do you think World Bank and IMF are inherently designed to cripple a economy? No. या do they really mean कि आप उनको बुलाते क्यों हैं? क्रिपल द इकॉनमी तो हमने डिज़ाइन किया, उनको कहा आगे कर दो. ये कौन सा मुल्क है जहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट बैंक का गवर्नर ठेके पे आता है, कॉन्ट्रैक्ट पे आता है? ये हमारा मुल्क है ना. 93 में पहली दफ़ा एक स्टेट बैंक का गवर्नर आया जो IMF से आया. 93 से 16 साल तक 3 स्टेट बैंक के गवर्नर आए, तीनों बाहर से आए, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, IMF. हमारा फैसला था ना उनको अपॉइंट करने का. बात यह कि जब आपने मुल्क चलाना है सिर्फ कर्ज़ों पे, तो वो इदारे जो आपको कर्ज़े देते हैं, फिर वो कहते जी हमारा बंदा लगाओ तो हम देंगे. हम कहते चला लगा लो, आप अपना बंदा कर्ज़ा दे दो बस. हमें तो
एक एडिक्शन हो गई है ना कर्ज़ों पे गुजारा करने की। कर्ज़ों पे भी, और मुल्क के हालात ऐसे कर दे कि लोग यहाँ से भागें और फिर वो नहीं, रेमिटेंस उनको भेजें। बात नहीं, जो भागते हैं अब जो जा रहे हैं वो रेमिटेंस नहीं भेज रहे हैं, अब परमानेंट जा रहे हैं। हम्म, और रेमिटेंस जो भेज रहे थे वो भी नहीं भेज रहे हैं। उनको पता है कि जो सेविंग करनी है बाहर ही करो। हम्म, आई नो अ फैमिली जिसमें एक साहब बाहर थे, उसने अपनी सेविंग बाहर करने लगी और बाकी 2 भाई थे उनको भी बुला लिया फिर वहाँ से यहाँ से, और ये घर बंद कर दिया और कोई है नहीं घर पे। और रेमिटेंस में देखिए होता भी है, इफ़ समबडी इज़ माइग्रेटिंग वो उस वक्त तक ही भेजेगा जब तक उसके माँ बाप जिंदा हैं, जी, यही हो रहा है ना। और जब उसकी अपनी फैमिली वहाँ हो जाएगी तो अब फिर बुला वो लेते हो हैं। जाएगी। ये प्लानिंग है इस वक्त फैमिलियों की। पहले देखें जब 70s लेट 78 से बेसिकली हमारा रेमिटेंस का सिलसिला शुरू हुआ। 78 से पहले नहीं मिलता था रेमिटेंस। तो लोग पैसा यहाँ भेज के अपना घर बना लेते थे। आप चले जाएं पंजाब और ख़ास तौर पे कभी खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुई है मिडल ईस्ट को। मतलब मैं खैबर पख्तूनख्वा का हमने एक काम किया था डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रूरल हाउसिंग पक्का। अब ये है कि स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में रूरल हाउसिंग पक्का क्यों है? उसने कहा जी हर एक घर से कोई बाहर गया हुआ है। अब जब लोग पैसा कमाते हैं यहाँ लाके घर नहीं बनाते हैं, उनका ख्याल है कि यहाँ घर बना के क्या करना, सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी नहीं है, कब्जा हो जाएगा, 10,000 नहीं, मसले। सिक्योरिटी मतलब कि आगे होगा क्या वो सिक्योरिटी। कब्जा तो छोड़ दें, चले आप रहते हैं तो कब्जा कोई नहीं करेगा, लेकिन बाकी मुल्क का होगा क्या? यहाँ पैसे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो कुछ हिस्सा अपना एक्सपोर्ट का बाहर छोड़ देते हैं। जो इंपोर्टर है उनको कहते हैं जी आधा पैसा आप हमें पाकिस्तान में भेजेंगे, आधा पैसा मेरे दुबई में। ये बाहर जो अकाउंट है उसमें भेजेंगे, एंड दे डू इट। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? और हम ये भी एक बड़ा ट्रेंड ज़ाहिर है पिछली हुकूमत में भी हम देखते थे कि जी फलाने स्टार्टअप पे $80 बिलियन की वो हो गई सीडिंग और दिस दैट। हमारे भी कुछ दोस्त हैं इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने यही बताया कि ये होती ज़रूर है मगर ये पैसे पाकिस्तान में नहीं आते। नहीं ये आते। हॉलैंड में पार्क होते हैं, दुबई में पार्क होते हैं, श्रीलंका तक में भी हो जाते हैं, और सिर्फ वो पेरोल मंगवाते हैं क्योंकि वो दे डोंट दे फेयर कि डॉलर यहाँ आ गया तो फिर स्टेट बैंक डॉलर बाहर जाने नहीं देगा। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये आपकी एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो अगर उनको कहीं से आई है रेमिटेंस उनकी प्रोडक्ट की मद में और अब उनको चाइना भेजनी है प्रोडक्शन के लिए, तो वो स्टेट बैंक हाथ रोक लेता है कि नहीं जी आप नहीं भेज सकते। जी नहीं, हमने जो पूरा निज़ाम बनाया है वो एंटी बिजनेस बनाया है, और जो भी कारोबार करना चाहता है उसे ज़्यादा वक्त तो इन हमारे एक दोस्त थे जो बिजनेसमैन है, तो वो हर वक्त किसी न किसी मसले में अटके हुए होते हैं। कभी गैस वालों से डील करना होता है, कभी टैक्स वालों से डील करना होता है, कभी बिजली का मसला है, कभी पानी नहीं आया, कभी वो म्यूनिसिपैलिटी ने कोई मसला क्रिएट कर दिया। उनका ज़्यादा टाइम इस पे नहीं जाता कि वो स्ट्रेटजाइज करें कि बिज़नेस को एक्सपेंड कैसे करें, मार्केट्स नहीं ढूंढे, बाहर एक्सपोर्ट करें। ही मेरा बहुत अच्छा पर्सनल दोस्त है। ही इज़ ऑलवेज डीलिंग विद डे टू डे प्रॉब्लम्स, कि मतलब कोई गैस का कनेक्शन मिल जाए या ये हो जाए या वो हो जाए। हमारे भी दोस्त को एक उनके 2018 का ऑडिट निकाल लिया जब वो इस मुल्क में भी नहीं थे, और आगे बोल दिया कि अगर आप इतने पैसे दे दें तो आपका ये फाइल बंद हो जाएगी। तो यही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने पुराना कोई गैस मीटर था जो कट गया था, तो मीटर लगा हुआ था, उस पर उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और अरेस्ट वारंट भेज दिया ओनर के ऊपर। अब वो सारा वक्त उसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ तो आप काम कर नहीं सकते। हमारी जो रियासत है वो एंटी बिजनेस है, आप कोई काम नहीं कर सकते। आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए तो मेरे बड़े दोस्त हैं, ज़ाहिर है वो कोई म्यूजिशियन भी है, तो वो बैंक अकाउंट नहीं खोलते उनका, तो फिर उनको साउंड इंजीनियर बताना पड़ता है कि जी मैं साउंड इंजीनियर में क्या हूँ, या फिर उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि वही डे टू डे वाले मसले जिस तरह आपने कहे उसमें लोग फंसे रहते हैं। अच्छा,
हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट, जैसा कि आपने कहा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारा बहुत बड़ा डिसबैलेंस है, तो यूएसडी में हमें कमाना कितना ज़रूरी है? जैसे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जो इनकम है उसको डॉलराइज कर सकें, और अगर करें तो किस तरह, आपकी नज़र में किस तरह किया जा इनकम सकता तो उसी वक्त डॉलराइज होगी जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, है? चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो। हम्म एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो डॉलर तो कहीं से नहीं आएंगे ना। हम्म एक्सपोर्ट के लिए इकोनॉमी डायनामिक होनी चाहिए, तो वो तो हम कर नहीं रहे हैं। हम्म और इंडस्ट्री के बगैर कोई इकोनॉमी नहीं चल सकती। आप ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कैन नेवर बिकम द मेन स्टे ऑफ एनी इकोनॉमी। वो एक साइड बिजनेस है। आपकी नज़र में मेन बिजनेस क्या होना चाहिए? इंडस्ट्री, मतलब स्टील किस तरह? एनी इंडस्ट्री, एनी राइट इंडस्ट्री जो जिसका आपके पास रॉ मटेरियल है। राइट राइट और अगर आप बहुत एफिशिएंट है तो जापान की तरह रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके बनाए और सस्ता बेचे। हम इतने एफिशिएंट है नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है। वी हैव एग्रीकल्चर, वी हैव मिनरल्स। आप हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। बलूचिस्तान में बाराइट निकलता, बाराइट एक पत्थर है जिससे बेरियम बनता है। बेरियम इज़ अ वाइट कलर ड्रिंक। वो पिलाते हैं ताकि वो किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन का एक्सरे ले सके। हम बाराइट रॉ फॉर्म में, रॉक फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं और बेरियम इंपोर्ट करते हैं। तो तीन एफिशिएंसी क्यों हमारे अंदर? देयर इज़ नो पॉलिसी। स्टेट, रियासत का कोई विज़न नहीं है कि मईशत को कहाँ ले जाना, क्या करना है। मैं अभी पिछले दिनों सुजावल में काम कर रहा था। इट्स अ टोमेटो ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट। मैं वहाँ 4 साल काम किया। 4 साल में 2 साल ऐसे थे जिसमें उन्होंने टमाटर मवेशियों को खिला दिया। उसने कहा जी इतने कम कीमत है कि कराची ले जाने का कॉस्ट कवर नहीं होगा, तो यहाँ फिका दो। वाई नॉट सेट अप टोमेटो केचप प्लांट। जब इतना ज़्यादा टोमेटो है और जब हार्वेस्ट होता है प्राइसेस क्रैश कर जाती है। प्राइसेस क्रैश करती है तो वो फिर बेच नहीं पाते, वो वहीं उसको कनाल में फेंक देते हैं। पंजाब में आलू के साथ भी यही होता है। बहुत तो सारे सब्जी वाले तो आप कुछ भी खरीदो तो मिर्चे ऐसी फ्री दे रहे होते हैं, बिकॉज जी, लेकिन अब वो आप इंडस्ट्री वहाँ लगाए। इंडस्ट्री लगाने का मतलब नहीं है कि हुकूमत लगाए। आपकी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए जिससे इंडस्ट्री प्रमोट हो। हमारी सारी पॉलिसी एंटी इंडस्ट्री है। अच्छा, एक हम अक्सर क्वेश्चन करते हैं, ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं। अभी यूएस में था पिछले हफ्ते, तो काफ़ी मैं बिज़नेस फैमिली से मिला जिनके बड़े इस्टेब्लिश बिजनेसेस थे यहाँ पे, और वो रातों रात माइग्रेट हुए हैं बिकॉज सिक्योरिटी थ्रेट्स। किसी के ऊपर रेकी हो गई, जी तुम्हारा बच्चा इतने बजे स्कूल जाता है, किसी के दादाजी को उठा लिया वगैरह वगैरह, और उन्हें रातों रात औने पौने बेच के आ गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, तो वैसे ही आप थोड़ी मेहनत करें तो प्रोपेल कर जाता है इंसान। तो ये जो ड्रेन है इसकी तो कोई बात ही नहीं करता। मतलब इतने ज़्यादा बिजनेसेस जो रातों रात नेशनलाइज कर दिए गए। उसमें एक साहब थे जिनकी पेंट की फैक्ट्री थी, और वो उस ज़माने में ईरान और इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे, उनका रेवेन्यू करोड़ों में था। मगर वो रातों रात बोला कि जी आज से ये हुकूमत की है। या किसी का डॉकयार्ड में शिप बिल्डिंग का काम था, तो 71 की वॉर के बाद उसको भी हथिया लिया गया कि भाई बस अब ये स्टेट की वो है। तो ये जो बिजनेस ड्रेन हो रहा है, इस पे तो कोई बात ही नहीं करता, और हम देखते हैं कितनी जो migration हुई है। नेशनलाइजेशन का इशू है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और बहुत कम यूनिट्स है जो नेशनलाइज हुए थे। और मैं समझता हूँ कि उससे मुल्क की मईशत बच गई नेशनलाइजेशन से। नेशनलाइजेशन सेव द इकॉनमी। चूँकि हमारा भी बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, हम भी 22 फैमिली में एक ख़ानदान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हम स्कूल में थे जब 71 हुआ, और ये सारे जो हैं बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान से अपना यहाँ बेच बाच के ले जाते हैं बाहर, कहीं और सेट होते हैं। उस वक्त दुबई वो दुबई नहीं था जो आज है, रेगिस्तान था। दुबई की कोई बात नहीं करता था, तो या तो इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना। लेकिन वहाँ उनको पता था कि हम सेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज़ हैं, और यहाँ तो बिल्कुल हुकूमत की प्रोटेक्शन पे सारा काम करते थे। सो दे वर एनीवे प्रिपेयरिंग टू जस्ट टेक ऑल देयर मनी एंड गो। जब ये करते तो मईशत बैठ जाती, लेकिन नेशनलाइजेशन स्टॉप द फ्लाइट ऑफ कैपिटल। और आप डेटा देखें 72-73 का, रेवेन्यू वेंट अप, एक्सपोर्ट्स वेंट अप, द इकॉनमी डिडंट कोलैप्स। मुल्क टूट गया, जंग हार गए, तो मईशत को नुकसान होना चाहिए था ना।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी, डेटा देखें 72-73 का डेटा देखें, द इकॉनमी पिक्ड अप. वाई डिड इट पिक अप? बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन. जो बात की आप बात कर रहे हैं, जो 90s में ख़ास तौर पे कराची में हालात थे, उस वक्त हमारे अपने जानने वाले गए हैं इसी वजह से. डॉक्टर्स बहुत सारे चले गए यहाँ से, चूँकि एक पूरा एक समहाउ एक कैंपेन था डॉक्टर्स को मारने का. 400 डॉक्टर कराची में मारे गए हैं 90s में. तो ये तो एक, इस पे इकोनॉमिक पॉलिसी का कोई नहीं है, तो सिक्योरिटी का इशू है. जब आप सिक्योरिटी नहीं देंगे तो कोई नहीं रहेगा यहाँ पर. Okay? तो और हमने सिक्योरिटी नहीं दी, आज भी नहीं दी है. इस वक्त भी कराची में आप मारे जा सकते हैं एक छोटे से फ़ोन के हवाले से. तो इफ़ यू डोंट हैव सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स नोबडी विल इन्वेस्ट एंड एवरीबडी विल गो अवे. अच्छा, सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप SIFC को किस तरह देखते हैं? ये तो एक इदारा है असासे बेचने के लिए गैर मुल्कियों को. एक ही मकसद है SIFC का, क्योंकि अब कर्ज़ा कोई दे नहीं रहा हमें. बैंक उसको कर्ज़ा नहीं देता जिसका इतने कर्ज़ा बढ़ जाए कि बैंक को ख़तरा होगा ये वापस ही नहीं कर पाएगा. पाकिस्तान उस स्टेज में पहुंच चुका है कि अब जो कर्ज़े देने वाले इदारे हैं बैनुल अक़वामी, उनको ये है कि अब इनको पाकिस्तान को कर्ज़ा नहीं देना चाहिए, ये वापस नहीं कर सकता. इसकी मईशत इतनी कमज़ोर हो चुकी है. तो जब, लेकिन हमें डॉलर तो चाहिए, तो हम असासे बेच रहे हैं. असासे भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है. ये PIA की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ख़बरें ये है कि कोई फॉरेन पार्टी नहीं इंटरेस्टेड है. तो अब ये लोकल जो ख़ास तौर पे लैंड माफिया टाइप के लोग हैं, इनसे कहा जाता है कि आप ख़रीद लें. तो जब फिर एग्रीकल्चरल लैंड बेचना शुरू कर दिया हमने. अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है एक गैर मुल्की कंपनी के साथ, 5000 एकड़ उनको ज़मीन दी है फॉर ग्रोइंग फॉडर, ये मवेशियों का जो फीड है, और वो 100% फॉर एक्सपोर्ट गारंटीड. मतलब वो आप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपने मुल्क ले जाएंगे उसको. अब मैं ये सोच रहा था कि इस 5000 एकड़ पे गंदम वगैरह चीज़ें ग्रो होती थी, अब हम सिर्फ मवेशी के लिए ग्रो करेंगे, वो भी गैर मुल्की मवेशी के लिए. तो यहाँ हमें खाना कौन खिलाएगा? So there's huge food security problem that is coming up in the future. और फूड सिक्योरिटी की बात, हम यूक्रेन से भी इंपोर्ट करते थे और वहाँ पे भी ये इंपोर्ट तो करना नहीं चाहिए ना. जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा, गंदम है, दाल है, कुकिंग ऑयल का है, हम सारा को पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ इनफ सनफ्लावर दैट कैन बी ग्रोन इन दिस कंट्री. सिर्फ ये कि जो हमने ज़मीन एकरेज हमने शुगर केन और राइस को दी हुई है, उससे ले लें और ये चीज़ें ग्रो करें. और बाकायदा एक प्लान हो कि सर किस डिस्ट्रिक्ट में कितना परसेंटेज क्या ग्रो होगा, ये गवर्नमेंट का प्लान होना चाहिए. ये इंडिविजुअल पे नहीं होना चाहिए कि आपकी मर्ज़ी है जो आप ग्रो करें. बिकॉज फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खाने के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, और रियासत का काम है कि सबको अश्योर करे कि खाना मिलेगा और अच्छी कीमत पे मिलेगा, ताकि अफोर्ड कर सके. वो अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए. सो अब जैसे आपने PIA की भी बात की, आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है कि इसकी 2 बार बिडिंग का इवेंट था बट नोबडी टर्न्ड अप. नहीं आते, कोई नहीं आता. फिर टर्की में शायद एक पार्टी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया, बट शायद वो भी अब नहीं. देखिए, ये एक, जब आप कोई चीज़ बेच रहे होते हैं ना, या कोई भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कोई एक ज़माने में कराची मैस ट्रांजिट का एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था. अगेन ये 80s की बात है, 1980s की बात है. तो उसका एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस होती है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है वो आते हैं, जो आपके बिड डॉक्यूमेंट्स है वो ले गए, पहले स्टडी भी कर लिया सारा. ऐसा होता है कि प्री बिड कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं आता. आप PIA और इस सारी की एक जो लास्ट डेट है, हम पता नहीं 2-3 दफ़ा एक्सटेंड कर चुके हैं. कोई बिड नहीं कर रहा. नोबडी, इवन इफ़ दे फील दैट दिस इज़ अ कंपनी जिस पे वो पैसे बना सकते हैं, लेकिन मुल्क में इतने ज़्यादा सिक्योरिटी और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, और कि लोग पाकिस्तान में अब आना नहीं चाहते, काम ही नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ.
इनफैक्ट कंपनीज आर लीविंग, जैसे हमने देखा टेलेनॉर जो है वो भी जी, रैप जा अप रहे करके हैं, चली गई, जा रहे हैं, बहुत चले शेल गए, भी जा रहा है। बहुत चले गए। आई रिमेंबर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर यस, लीविंग। फाइजर इज लीविंग। जी, अब मैं एज अ किड मुझे याद है यहाँ पे KLM का अगर एयरलाइंस की ही बात करें, KLM का ऑफिस होता था, जापान एयर का होता जी, था, जी, जी। सिंगापुर एयरलाइन, देखिए थाई। हमने बहुत ट्रैवल किया है। मेरी मेरी फैमिली हाफ द वर्ल्ड। आई स्पेंड माई फर्स्ट 3 years इन हांगकॉन्ग। एक्चुअली मेरी मदर की फैमिली अभी भी हांगकॉन्ग में रहती है, अच्छा, नाइस। और हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो मैंने तो, मेरा ख्याल है कम से कम 6-8 इंटरनेशनल एयरलाइंस टॉप है जिसमें ट्रैवल किया है। मतलब आई ट्रैवल्ड इन कैथे पैसिफिक, इन एयर फ्रांस, इन स्विस एयर, इन एलिटेलिया, एंड सिंगापुर एयरलाइंस, एंड चाइना एयरलाइंस में ट्रैवल किया। ये एमिरेट्स वगैरह तो अभी आई हैं ना, राइट। लेकिन उससे पहले ये सारी एयरलाइंस कराची आती थी और हम यहीं से बैठ के जाते थे। तो वो सब बंद हो गया, वो सारा जी, ट्रैफिक दुबई शिफ्ट हो गया है। जी, इसमें दुबई का तो कसूर नहीं है, हमारा कसूर तो कसूर है। हमारा जी, कसूर है ना। बिल्कुल। ये कहना कि जी उन्होंने यहाँ पे इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन कराई और फिर हालात ख़राब हुए, नहीं तो तो हमारे लोग थे जो तैयार थे, और एग्जैक्टली, अगर ये सही है, अगर ये सही है तो हमारे लोग तैयार थे रिश्वत लेके हालात ख़राब करने के लिए। राइट, ठीक है एब्सोल्युटली, ना। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि अभी शहबाज शरीफ साहब आज फिर UAE चले गए, फिर जाहिर है कोई ना कोई डिमांड ही करने गए होंगे, ये हम कब तक करेंगे ये चीज़? ये तो बहुत पुरानी बात है। हमारा सरबराह, जो भी सरबराह है, चाहे फ़ौजी हो सिविलियन हो, हुकूमत में आने के बाद पहले उम्रा करता है। एक्चुअली उम्रा करने नहीं जाता, वो चेक लेने जाता है। हम्म। और वो फिर कहते चले जी खाना काबा का गेट खोलें, इनको जरा अंदर नहीं नहीं, का वो भी वो खैर करें। दिखाना तो है ना, वो हाँ, कैमरा तो साथ होते हैं ना, हाँ, दिखाना तो है कि जी हम उम्रा करने गए, हाँ। लेकिन उम्रा करने नहीं होते। वो चले अल्लाह ताला ने चे- एक अच्छी चेक लेने जाते हैं। जी, पर्दादारी रखी हुई है हमारे जी। लिए कि चलो उम्रे का ही तो इनको ये बना जो दो। जाते हैं दुबई वगैरह, तो ये बेसिकली तो चेक लेने जाते हैं। राइट। अच्छा, ये टापी पाइपलाइन को आप होता हुआ देख रहे हैं, डू यू थिंक इसके हमें, आपको क्या लगता है क्या फ़वाइद होंगे इन द देखिए, लॉन्गर रन? टापी तो तुर्किस्तान से, जो अफ़गानिस्तान से होते हुए आ रहा है, हम्म, वो जब तक अफ़गानिस्तान में टोटल पीस नहीं होगा तब तक ये टापी पाइपलाइन तो नहीं बन सकता। हम्म, दूसरी पाइपलाइन जो है ईरान पाकिस्तान की है, हम्म, वो पाकिस्तान जब तक वाशिंगटन बेस्ड इदारे जो हमें कर्ज़ा देते हैं उनकी चुंगल में फंसे हुए होंगे तो हम ईरान से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इजाज़त नहीं देंगे हमें ईरान से दोस्ती करने का। इनफैक्ट उनका बयान भी आया था कि देयर कैन बी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, जब ये ईरानी जी, सदर यहाँ आए थे। जी। तो तो मतलब देखिए ना, आप अगर अपनी ज़िंदगी कर्ज़ों पे चला रहे हैं तो फिर जो कर्ज़ा देते हैं उनकी मर्ज़ी से आप अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी की सॉवरेनिटी नहीं है। हम्म, हम सॉवरेन कंट्री नहीं है। कुछ साल पहले 4 मुल्कों ने तय किया कि हम, 4 मुसलमान मुल्कों ने, कि हम कोलालमपुर में मिलेंगे, सबके सरबराह मिलेंगे, जिसमें टर्की, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान। सऊदी अरब ने हमें कहा कि जी आप नहीं जाएंगे, हम नहीं गए। किधर है आपकी फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस, आपकी खुद मुख्तारी? हम तो एक झेली मुल्क बन के रह गए हैं, दूसरे के इशारों पे हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें कि जब ये रशिया यूक्रेन का वाक़या हुआ और इंडिया रशिया से बाय कर रहा था ऑयल, डिस्पाइट द प्रेशर्स, क्या? दे वर लाइक वी विल बिल्कुल। स्टिल ट्रेड। जी, लेकिन ना वो सॉवरेनिटी और ख़ुद मुख्तारी उसको कहते हैं ना। हमारी तो कोई रही नहीं है। हम, जो हमें पैसा देगा हम उनका काम कर देंगे। तो बख्शू हो गए हम यानी। जी। सही। अच्छा, आप इसको किस तरह देखते हैं कि CPEC के बारे में हम सोचते थे गेम चेंजर है, हांगकांग बन जाएगा पाकिस्तान, एंड नाउ वी सी के इट्स ऑलमोस्ट ऑन द रैप्स। डिड यू सी दैट कमिंग, या आपकी कोई उसमें उम्मीदें थी, या आप मैंने अंदाज़ा था? 2014 में शायद कहा था कि इट्स नॉट अ गेम चेंजर, इट्स गेम ओवर। I said that on television, I've said that, I swear I've said that in official forums also. And I released a list of 12 questions that the government has to answer. एक का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, चूँकि उनके पास जवाब है नहीं। उसमें से चंद सवालात अगर आप शेयर कर सकें। सबसे पहला सवाल था कि CPEC की कोई फिजिबिलिटी बनी है कि नहीं, एंड दिस फिजिबिलिटी इज़ ऑफ अ पॉलिसी, नॉट अ प्रोजेक्ट। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि CPEC इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मुल्क की जोग्राफ़ी बदल रहा है, रीजन की जोग्राफ़ी बदल रहा है। मतलब यू आर क्रिएटिंग अ रूट दैट विल कनेक्ट लैंडलॉक्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड
थ्रू टू द सी, काशगार, चाइना, यहाँ पर उसके फॉरेन पॉलिसी इम्पैक्ट्स हैं. हाउ विल अमेरिका लुक एट इट, हाउ विल मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ लुक एट इट, उसके मिलिट्री इम्प्लीकेशंस हैं. चाइना अगर ग्वादर में है तो क्या होगा. गल्फ़, ग्वादर की जो पोजीशन है, ग्वादर में जो सुपर पावर अगर कोई बैठा है तो वो पर्शियन गल्फ़ को ब्लॉक कर सकता है. राइट. उसकी जोग्राफ़ी जो है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, पाकिस्तान के लिए भी है. तो इसका सारी चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत थी कि हम ये ग्वादर और में चाइना के साथ जो हम डील करेंगे इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, ईरान के साथ रिलेशंस में क्या होगा, इंडिया के साथ क्या होगा. नन ऑफ इट हैज़ बीन डन. और ये मैं बड़ी अथॉरिटिवली कह रहा हूँ कि नन ऑफ इट हैज़ बीन डन टू डेट. इसलिए कि मैं उस अरसे से ढूंढ रहा हूँ और मुझे विद इन द गवर्नमेंट लोगों ने कहा कि सर हमारे पास तो ऐसी कोई स्टडी है नहीं. सो बेसिकली करना क्या चाह रहे थे, कैसे ट्रक गुजरेंगे, हम चुंगी लेंगे? तो Plan क्या था? चुंगी पे भी कोई प्लान नहीं है. ये भी मैंने पूछा कि जो टोल टैक्स है उस पर क्या हिसाब है. देयर इज़ नथिंग ऑन टोल टैक्स दैट दे हैव. मैंने कहा जी कितने ट्रक गुजरेंगे, 1000 गुजरेंगे, 6000 गुजरेंगे, दे डोंट नो, क्योंकि फिजिबिलिटी नहीं है ना, उनको नहीं पता कितने ट्रक गुजरेंगे. ये ट्रक जो शहरों से गुजरेंगे, जिन शहरों से गुजरेंगे, 6000 ट्रक अगर गुजरते हैं, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, इनमें हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या होगा, क्या कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया इसका? कोई नहीं किया गया. इट्स अ ब्लाइंड प्ले. ग्वादर पोर्ट रेवेन्यूज़ का पाकिस्तान का शेयर 9% है और ये सीक्रेट था. आई फाउंड दिस आउट, आई मैंशनड इट टू द बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर प्लानिंग. फिर वो बलूचिस्तान के एक दो रिप्रेजेंटेटिव्स थे सेनेट में, नेशनल असेंबली में, उसमें उन्होंने सवाल रेज़ किया तो उनको फिर गवर्नमेंट को एडमिट करना पड़ा कि हाँ सही है, हमारा सिर्फ 9% है. इसका मतलब हमने बार्गेन नहीं किया, हमने कोई डील बनाई. उन्होंने, चाइना ने कहा 9% ले लो, उसने कहा जी 9% ही बहुत है, चलो ले लो, फ़कीरों की तरह. सो इतना बड़ा ग्रैंड प्लान बगैर फिजिबिलिटी के कैसे चल रहा था? ऑब्जेक्टिव भी नहीं था ना कि हम इसका करेंगे क्या करेंगे. जो सड़क ओरिजिनली प्लान की गई थी, हाईवे कनेक्टिंग ग्वादर विद काशगार, इट वाज रनिंग ऑलमोस्ट 90% प्लस थ्रू बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान. और ये अगर चल पड़ता जेन्युइनली तो ये पूरे इलाके सारे डेवलप होते हैं. 2013 में गवर्नमेंट ने इसका रूट बदल दिया, पंजाब से कर दिया. तो जब आपका एक विजन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो फिर जो हुकूमत जैसी आई उन्होंने फ़ौरन तब्दीली कर दी. तो हमारे पॉलिसी का तसलसल क्यों नहीं हो पाता? रियासत का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना. डे टू डे है, मंथ टू मंथ है, ईयर टू ईयर है. और जब सारा है कि जहाँ से जो कर्जा मिलेगा कर देंगे. आपको पता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया. जी. मैं जब डिज़ाइन कर रहा था तो एक गैर मुल्की जो बैंक है जिसके हम बहुत ज़्यादा अभी भी कर्जदार है, वो उनके 2 लोग आके मुझे कहते थे कि ये हम आपको डिज़ाइन करके देते हैं. तो मैंने उनसे कहा देखो माजी में मैं तुम्हारा कंसल्टेंट रह चुका हूँ, अगर तुम्हें ये काम मिला होता तो शायद मैं ही कंसल्टेंट होता. अब ये मैं कर रहा हूँ, मुझे आपकी तो ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूँगा, मुझे पता है क्या करना है, और मैंने कर दिया. और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे, चूँकि ये एक प्रोजेक्ट है जो कामयाब है, जिसका कोई स्कैंडल नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता है कि कहीं से कोई पैसे बना रहा है. इसके मैकेनिक्स समझाएं. ऑटोमेटेड है, फ्रॉम A to Z इज़ ऑटोमेटेड. जो बेनिफिशरीज होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं या उसका क्या वो मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉनिक होता है? प्रोसेस है पूरा. तो डेटा, नादरा के पास काफ़ी डेटा है, नादरा को हमने यूज़ किया है, और फिर सर्वेज इन्होंने किए हैं, डेटा हाउस टू हाउस का रिकॉर्ड किया है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक है. यहाँ तक के पैसे जो फाइनली मिलते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक है ना. लोग या तो बैंक से पैसे लेंगे या ATM से लेंगे, या वो जो अब इजी पैसा वाला मिला है उससे लेंगे. और जितने पैसे आपको मिल रहे हैं वही पैसे आपको मिलेंगे. मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन बैंक, ये सारे जो आते हैं, ये इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम खुद कर सकते हैं. इसकी कोई सक्सेस स्टोरीज है इनकम सपोर्ट फंड की? और बहुत है. इस प्रोजेक्ट, इसको लेके बाकी मुल्कों में इसका मॉडल अडॉप्ट किया गया है. आई वर्ड बांग्लादेश में भी इस तरह का एक मॉडल हर जगह भी किया है. और सिर्फ ये नहीं है, देखिए नादरा इज़ अनदर वेरी बिग सक्सेस स्टोरी.
हमने कई मुल्कों के नादरा, कीनिया है, सोमालिया है, इन सब के हमने डेटाबेस तैयार किया, नादरा ने किया है। नादरा इज़ अनदर वेरी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। थैंक्स टू जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश का क्या ताल्लुक है इससे? क्योंकि वॉर ऑन टेरर हुई थी और नादरा तो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन जो डिजिटाइजेशन थी वो बहुत पहले हो चुका था। नथिंग टू डू विद द अमेरिकन्स एंड नथिंग टू डू विद वॉर ऑन टेरर। वाज इट नॉट पोस्ट मुशर्रफ एरा में हुआ था ये? नहीं, मुशर्रफ से पहले हुआ था। ओके। इंडिया से अगर हम ट्रेड रूट खोल लें तो हमारी इकोनॉमी को उससे कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। चाय सस्ती हो जाएगी। हम चाय कीनिया से मंगवाते हैं, फ्रेट कॉस्ट बच जाएगा। आयरन ओर हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं, हम इंडिया से मंगवाएंगे, हमारा वो सस्ता आयरन ओर होगा, सस्ती स्टील होगी, बहुत फ़ायदा। और हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। हमारी टेक्सटाइल इंडिया से बेहतर है, क्वालिटी ऑफ आर टेक्सटाइल। हमारा जो फैशन गारमेंट्स है वो इंडिया से बेहतर है। And जितनी this is claimed by जितनी एग्जीबिशंस होती हैं, हमारे दोस्त हैं जो ये फैशन गारमेंट का उनका काम है, कहते हैं कि 2 घंटे में हमारा सारा पूरे हफ्ते का माल बिक जाता है, 2 घंटे में। बाकी हमारे पास कोई काम नहीं होता, फिर हम घूमते हैं। But that could be an isolated story, It can be isolated if it happens once. right? It happens all तो the time. कुछ ब्रांड्स हैं वो तो सारे हाथों हाथ बिकते हैं। इवेंट तो बात ये कि जब हमारी मार्केट बढ़ेगी तो और भी ब्रांड्स आएंगे, और भी ब्रांड्स बिकेगी। राइट। इंडिया में मुझे पता है लोग पाकिस्तानी प्ले देखते हैं, प्ले देखना मकसद नहीं है। औरतें जो है वो कपड़े देखती हैं दैट इज करेक्ट। ये फीडबैक मुझे भी मिला है कि वो डिज़ाइन कौन से हैं वो हमने कॉपी करना है। यस, दैट इज द फीडबैक आई आल्सो गॉट। अच्छा, इंडिया को ट्रेड खोलने में हमसे क्या फ़ायदा है? डू दे नीड अस? ट्रेड में एवरी कंट्री नीड्स एवरी कंट्री, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज समथिंग चीपर दैट इंडिया कैन बाई फ्रॉम पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और जो इंडिया भी ईवी का प्लांट लगाने जा रहा है उसके भी काफ़ी रॉ मटेरियल पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। दैट रॉ मटेरियल हो सकता है, मार्केट हो सकती है। मतलब इंडिया में गाड़ियाँ सस्ती है, हमारे यहाँ महंगी। अगर हम इंडिया से गाड़ी मंगाए तो ये आधी प्राइस पे गाड़ी बिकने लगेगी। ऑल्दो मैं ख़िलाफ़ हूँ गाड़ी के, मैं समझता हूँ गाड़ी की इंपोर्ट बैन करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी भी हम कर्ज़ों के पैसों से मंगवाते हैं और पेट्रोल भी कर्ज़ों के पैसों से मंगवाते हैं। तो गाड़ी की प्रोडक्शन भी बैन होनी चाहिए, इंपोर्ट भी बैन होनी चाहिए और पेट्रोल पर राशनिंग होनी चाहिए। मगर जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनकी भी तो एक फिर बहुत बड़ी मोनोपोली है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की, अगर हम बात करें। नहीं, बात यह कि ये मोनोपोली की वजह से तो मुल्क बहरान में है। इन मोनोपोलीज़ को तो ख़त्म करना है। शुगर की मोनोपोली ख़त्म करनी है, गाड़ियों की प्रोडक्शन की मोनोपोली ख़त्म करनी है, एक टेक्सटाइल की भी मोनोपोली है। जो एप्टमा है ये भी सब्सिडी लेती है हुकूमत से। हाईली इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज़ हैं। एक्सपोर्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका, मतलब एक्सपोर्ट बड़ा है लेकिन इजाफा कोई नहीं है। अगर यूरोप GSP प्लस ख़त्म कर दें तो ये एक्सपोर्ट भी बैठ जाएगी हमारी। हम तो बैसाखियों पे मईशत को चला रहे। ये सारे हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल नेम्स और बिजनेसमैन हैं, चाहे वो हाउसिंग में हो, किसी और एरिया में हो, सब बैसाखियों पे खड़े हैं। अच्छा, हाउसिंग की आपने बात की। डू यू थिंक रियल एस्टेट इज़ अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान? ह्यूज प्रॉब्लम। रियल एस्टेट ने हमारी पूरी मईशत को बिठाया है। सीमेंट प्लांट कराची में बंद हो गया, हाउसिंग कॉलोनी बन गया, नया नाजिमाबाद बन गया। झील पार्क सीमेंट प्रॉफिटेबल इन द पब्लिक सेक्टर, आपने उसको प्राइवेटाइज़ किया, 6 महीने में बंद हो गया, वहाँ भी एक हाउसिंग स्टेट बन गया। जितनी चीज़ें हमने जितनी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेटाइज़ की है 80% बंद हो गई है और वह हाउसिंग स्टेट बन गया। प्रोडक्शन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है मुल्क के, जॉब्स ख़त्म हुई है। जब आप बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे क्या? एक्सपोर्ट्स इसीलिए तो स्टैगनेंट है, हम बनाते कुछ नहीं है। आपके दफ्तर में हर चीज़ इंपोर्टेड है, ये माइक शाइक हर चीज़, ये सब मैं बाहर से लाया हूँ। आपका जो स्टेपलर रखा होता है टेबल पे वो भी बाहर का है, उसका पिन भी बाहर का है। और ये ताना मैंने एक 93 में फिल्म आई थी क्रांतिवीर, उसमें यही ताना था। उसमें कुछ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट थे कि जो मुल्क सुई नहीं बना सकता वो हमें तोड़ने की बातें करता है। सही कह रहे हो, और हम आज भी नहीं बनाते हम सुई। नहीं बनाते। 1970s में एक वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था टेक्सटाइल मशीनरी बनाने का पब्लिक सेक्टर में। वो यही था कि वी आर अमंग द 7 लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। कम से कम अपनी मशीनरी तो बनाए ना, अपनी सुई तो बनाए। वो 77 के बाद वो भी बंद कर दिया गया। ये वो पी को ये जो कंपनी थी पी से नाम था, उसकी बात तो नहीं कर रहे? इंजीनियरिंग फर्म थी एक जो नेशनलाइजेशन। नहीं, नेशनलाइज नहीं किया था, तो नहीं बनाई थी वो, तो पीको की बात कर रहे हैं। पीको, राइट।
वो अलग जी, थी। वो तो पहले बीको थी, फिर वो पीको हो गई। राइट राइट राइट। लेकिन ये तो पूरा एग्रीकल्चरल मशीनरी बनाने की इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, लोकोमोटिव्स बनाने की इंडस्ट्री लगाई जा रही थी। ये सब बंद कर दी गई 77 के बाद। अच्छा, ये जो आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन हो रही है रियल एस्टेट की वजह से, रियल एस्टेट का बूम इसलिए बिकॉज लोग उसको सेविंग कंसिडर करते हैं कि जी प्लॉट में पैसा सेविंग डाल नहीं लो, करते, प्लॉट में पैसा ये डाल लो। स्पेकुलेशन है। राइट। और ये मैंने इस पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया है। आप जो जो स्टेट एजेंट्स और ये लैंड के ट्रेडर्स हैं, डीलर्स हैं, मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ, उसमें 6 फ्लैट्स हैं और एडवर्टाइज़ कर देता हूँ। लोग आते हैं फॉर्म लेने को, मैं कहता हूँ फॉर्म तो बिक गए सारे, आप चाहे सुबह 9 बजे खुलना है, 6 बजे से लाइन लगाएं, लेकिन 9 बजे कहते फॉर्म बिक गए। वो स्टेट एजेंट सारे फॉर्म ले लेते, कहते जी हमारे पास तो नहीं है, आप उनसे ले लें। फाइल घूमती रहती है। वो प्रीमियम लेते हैं। जो जो 1 करोड़ का आपने बुक कराना है, उसमें जो फॉर्म है उसकी कीमत अगर 100 रुपये है, वो आपको 150 रुपये की फॉर्म देगा, क्योंकि जो जो स्पॉन्सर है वो कहता है हमारे तो बिक गया सारा। प्लॉट का भी यही है, फिर एक दूसरे से प्लॉट ख़रीद के कीमत बढ़ाते हैं, और ये सारा सट्टेबाजी का बिज़नेस है। पूरा जो हमारा रियल एस्टेट का बिज़नेस है वो सट्टेबाजी है। कराची में 2 लाख प्लॉट खाली पड़े हैं। आपको नया नाजिमाबाद और DHA सुपर हाईवे पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ खाली पड़े हैं सारे। बहरिया टाउन खाली पड़ा है, शहर के अंदर खाली प्लॉट पड़े हैं। फेज़ 8 पूरा खाली पड़ा है। फेज़ 8 पूरा खाली पड़ा है। लेकिन हम नए नए टाउनशिप्स बनाए जा रहे हैं, चूँकि वो सारा इट्स ऑल स्पेकुलेशन। वी हैव क्रिएटेड अ कसिनो इकॉनमी। हमने एक इकॉनमी बनाई है जो बेसिकली जुआ खाना है और जुआरी पैसा बनाते हैं अवाम के कॉस्ट पे। राइट, द हाउस ऑलवेज विंस। जी। और वो मुल्तान में भी वो जो हम अक्सर देख रहे होते हैं, वो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं कि जी मैंगो फार्म से, और उसको फिर ये पूरा सही है, फ्लैट आउट ये बिल्कुल करके। सही है। और इस साल 50% प्रोडक्शन कम है आम की। पंजाब में तो ये बहुत बड़ा मसला है। जो ये तो चलो बहुत बड़ा एक स्कैंडल है कि आपने इतने बड़े इलाके पे मैंगो फार्म्स को क्रश करके एक हाउसिंग स्टेट बना रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो छोटे मोटे प्राइवेट बिल्डर्स वगैरह भी जो हैं, वो भी एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं हाउसिंग में, और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ख़त्म होता चला जा रहा है। आप बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी को किस तरह देखते हैं? मैं बिल्कुल इकॉनमी से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। Sure. मैं अक्टूबर 99 में गया था ढाका। एक NGO का कोई वर्कशॉप था 5 दिन का, मंडे टू फ्राइडे। संडे को पहुँचे थे। सही। मैं जब बाहर पढ़ता था तो मेरा एक क्लास फेलो था बांग्लादेशी, वो उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी था, और हसीना वाजिद ही प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त भी। मैंने उसको फ़ोन किया संडे को, उसने कहा थर्सडे से पहले नहीं मिल सकते। मैंने कहा मसरूफ़ होगा, ठीक है, हम वैसे भी फ्राइडे तक अपने उसमें मसरूफ़ थे। तो थर्सडे को हमारी मीटिंग हुई, उसके घर ले गया मुझे खाने के लिए। तो फिर उसने कहा कि द रीज़न आई कुडंट मीट यू बिफोर थर्सडे इज़ बिकॉज एवरी वेडनेसडे प्लानिंग कमीशन की मीटिंग होती है एंड द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स इट। कहता सुबह 9 बजे शुरू होती है, कभी कभी रात को 2 बज जाते हैं। वाह। और हर स्कीम को वो विज़िट करती है। कहता इस पर प्रोग्रेस बताओ। अगर कोई बॉटल नहीं गए तो कहता उसका DC को मिलाओ उस जगह पे, राजशाही का या जहाँ का, उससे बात कराओ ये प्रोजेक्ट क्यों अटका हुआ है। दिस इज़ हाउ बांग्लादेश हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम right at the top. There is a commitment to economic development. एंड कंटिन्यूएशन एज वेल। Continuation. यहाँ पे ये कि बारियाँ लगी हुई हैं, एक आता है दूसरे का प्रोग्राम समेट देता है, या अपना लेबल लगा देता है, बिस्क को कुछ और कर देते हैं, या सेहत कार्ड कर देते हैं, या इसको हेल्थ कार्ड को, ये तो यही चलता रहता है साइकिल। जी, मैंने शुरू में कहा ना कि हमारी रियासत का कोई विजन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ ले जाना है, क्या करना है। So do you think this is the fate of a security state essentially? This is what happens. क्या आप क्योंकि देखिए फर्स्ट 30 years ऑफ पाकिस्तान वी आर अ डेवलपमेंट स्टेट। उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई, मिलिट्री गवर्नमेंट्स आई, देवर गवर्नमेंट्स विच आर प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड, पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड, लेकिन सबका एक विजन था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। और पहले 30 साल में 47 to 77 बहुत तेज़ी से
माशी असासे हमने बनाए, इकोनॉमिक एसेट्स बनाए, तरबेला डैम, मंगला डैम, हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, पोर्ट कासिम, इंडस हाईवे, ये सारी चीज़ें, स्टील मिल, ये सारी चीज़ें उस वक्त बनी। 77 वी बिकेम अ सिक्योरिटी स्टेट एंड देयर इज़ नो इकोनॉमिक एजेंडा। साल 2000 में मैं अफ़गानिस्तान में होता था, पूरा काबुल खंदरात था, पूरा काबुल। मैंने यहाँ के बहुत बात की, आर्टिकल भी लिखे हैं, टीवी पर भी बात की कि पाकिस्तान शुड गिव अ $1 बिलियन सप्लायर क्रेडिट टू अफ़गानिस्तान। सप्लायर क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो अफ़गानी हमसे कोई चीज़ मंगवाएगा वो हमें पे नहीं करेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हमारी पाकिस्तानी कंपनी को पे करेगी, एंड दिस विल बी बुक्ड एज अ लोन टू अफ़गानिस्तान। सप्लायर क्रेडिट कहलाता है। बाद में हुकूमत उस लोन को चाहे तो राइट ऑफ कर दे या वसूल करें उनसे, वो और एक इशू है, लेकिन उनको सप्लायर क्रेडिट दे दें 30 साल का नॉर्मली। हमें पूरा अफ़गानिस्तान बनाने की ज़रूरत है, पूरा शहर, एक एक घर, सड़कें, जो सीमेंट और दूसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारा यहाँ से जाएगा, एक इकॉनमी की बूम आएगी यहाँ पर। हमने ये नहीं किया। हम तालिबान को पैसे देते रहे लड़ने के लिए, लेकिन मईशत को नहीं बनाया, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव ही नहीं था मईशत को बनाना। और मैं वसूख से कहता हूँ कि तालिबान को पैसे देते रहे, चूँकि वहाँ साल 2000 में तालिबान की हुकूमत थी। गवर्नर लेवल पे भी हमारा वास्ता रहता था। काबुल का गवर्नर है, उधर मज़ार शरीफ का गवर्नर है, हम उनके साथ भी काम करते थे। तो वो कहते थे कि हमें तो पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं, ट्रेनिंग भी पाकिस्तान देता है और पैसे भी देते हैं, लेकिन हमारी अपनी मईशत को हमने फ़ायदा नहीं पहुंचाया जो इंडिया ने पहुंचाया। मैं 2012 में फिर अफ़गानिस्तान में काम करता था और 5 सूबों में काम किया मैंने जाके। जिस होटल में ठहरता था मेरे अलावा सारे इंडियंस होते थे, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सारा इंडियन उस पर। तो इंडिया ने वो फ़ायदा उठाया जो हम उठा सकते थे और हमने नहीं उठाया। अगेन विजन नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत को बनाना है। सो यू यूज़ योर फॉरेन पॉलिसी टू बेनिफिट योर इकॉनमी। वी यूज़ आवर फॉरेन पॉलिसी टू रैंडम आइडियाज़ कि जी हम जिहाद मॉस्को तक ले जाएंगे। सो एसेंशली टारगेट यही रहा हमारा कि कोई ना कोई इशू लगा रहे ताकि पैसे आते रहे और जंग चलती रहे। लेकिन अब जो है अमेरिका भी चला गया है, इस रीजन में जंग भी नहीं हो रही। क्या यही वजह है कि एकदम हम ये बात ये कि जो इस वक्त चेंजेस आई है, अमेरिका का रूस से मुकाबला नहीं है, अमेरिका का चाइना से मुकाबला है। चाइना से मुकाबला करने के लिए उनको इंडिया की ज़रूरत है, एंड पाकिस्तान इन दिस इक्वेशन पाकिस्तान इज़ अ न्यूसेंस फॉर देम। पाकिस्तान एक न्यूसेंस है। वो पाकिस्तान को कह रहे हैं चुप करके बैठो, शोर नहीं मचाओ, पैसे भी नहीं मिलेंगे और शोर मचाओगे तो मार भी खाओगे। बट हम तो बड़े चाहिए थे। बट क्या डू दे नॉट ट्रस्ट अस विद चाइना? नॉट एट ऑल। चाइना भी ट्रस्ट नहीं करता, दोनों ही नहीं करते। तो हमने क्या किया इतने साल? चाइना को भी ट्रस्ट नहीं करता, चूँकि अमेरिका के कहने पे हमने सीपेक को साइडलाइन किया है ना, राइट। तो चाइना कैसे ट्रस्ट करेगा हमें? दैट इज़ ट्रू। सो इंडिया से वो क्या चीज़ करवा सकता है टू टैकल चाइना? भाई इंडिया का राइज जब होगा तो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इंडिया बनेगा तो वो चाइना का मुकाबला करेगा, एंड देन उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन वो दूर दूर से वो तो अब आगे है ना कि किस तरह का है। ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ वॉर विद चाइना एंड अमेरिका, इंडिया विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द वॉर, बट चाइना की जो ग्रोथ है और इकोनॉमिक पावर प्ले है वो इंडिया चेक कर सकता है अगर इंडिया उस स्पीड से आगे बढ़े। So they will obviously. And don't you think we'll feel as a left out child? We are already left out. तो फिर उसमें फिर वो desperation बढ़ जाएगी. We are already left out. So could there be any reaction in terms of desperation? Desperation where? Like कि हमें attention नहीं मिल रही। जैसे बच्चे को अगर आप attention ना दें, हम क्या कर सकते हैं? पटाखा वटाखा आगे पीछे नहीं, वो तो मारेंगे फिर हमें। देखिए ना, फैटेफ ने यही किया ना। फैटेफ ने हमें जकड़ दिया पकड़ के कि इंसान बन के रहो। अच्छा, अभी टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर हम बात करें, ज़ाहिर है मईशत की बैकबोन होती है। सोलर का अगर हम देखें जो है जो अभी आजकल चल रहा है कि जी उसके ऊपर जो नेट मीटरिंग वाला सिलसिला है वो ख़त्म कर रही है हुकूमत। नहीं, सब र्यूमर्स हैं। हुकूमत का स्टेटमेंट है कि इसमें कोई ख़त्म नहीं किया जा रहा। सो आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन।
ओके क्योंकि ये र्यूमर्स थे खाली, और स्टेटमेंट ऑफिशियल आ गया है कि ना ख़त्म किया जा रहा है ना उसको कोई चेंज किया जा रहा है. सो दैट्स फाइन, दैट्स गोइंग ऑन. बहुत बहुत शुक्रिया कैसे साहब ज्वाइन करने का. आई एम श्योर आप लोगों ने भी एपिसोड को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा. अगर आपको लगता है कुछ सवालात जो मैंने नहीं किए, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा. हम कोशिश करेंगे दोबारा कैसे साहब से रब्ता करके सवालात के जवाब ले सके. और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का. आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट पे किसी और गेस्ट के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.